धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात प्रारंभ करूं इससे पहले एक निवेदन जरूर करूंगा कि आज सदन के अंदर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और कारागृह जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, पर जब मेरी निगाह अफसर गैलरी की तरफ जाती है तो मुझे अफसोस होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले कि लंबे अंतराल के बाद इस सदन के अंदर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर चर्चा हो रही है कारागृह के साथ। सामान्यतः अध्यक्ष महोदय, हर बजट सत्र में पुलिस और कारागृह पर और कानून व्यवस्था पर चर्चा होती है। इन चर्चाओं के बीच में भ्रष्टाचार पर जो चर्चाएं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार के रोकथाम पर, वो फोकस चर्चा नहीं हो पाती। और अध्यक्ष महोदय, अगर देखा जाए इस विश्व का कोई ऐसा देश, कोई ऐसा प्रदेश और कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस भ्रष्टाचार से किसी न किसी तरह पीड़ित नहीं हो। और इसीलिए सभापति अध्यक्ष महोदय, 9 दिसंबर का दिन, प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड एंटी करप्शन डे के रूप में मनाया जाता है। और मैं शायद समझता हूं शायद इसीलिए मौजूदा सरकार ने भी जिस घोषणा पत्र को अपने शासन का आधार बनाया, उसके पृष्ठ 36 में बिंदु संख्या 27 और 28 पर आपने एक बात लिखी कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान छेड़ेंगे और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति हम अपनाएंगे। मैं समझता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, चूँकि इसी बात को अपने पहले बजट को प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री जी ने पैरा 180 में 2019 में आज दोहराया। मैं मंत्री महोदय एक बात के लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि आज उच्च पदस्थ लोगों पर उनकी शिकायत, उनके खिलाफ परिवाद को सुनने के लिए जो संस्था थी लोकायुक्त, आपने बहुत अच्छा काम किया। 23 महीने बाद आपने लोकायुक्त के पद पर किसी व्यक्ति का मनोनयन किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो एक बहुत बड़ी घोषणा कर रखी है सामाजिक जवाबदेही कानून की, जो आपके जन घोषणा पत्र के पृष्ठ 35 पर अंकित है, उस बात को भी आप पूरा करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रगति प्रतिवेदन को पढ़ा। सभापति महोदय, प्रगति प्रतिवेदन में ब्यूरो ने जो कीर्तिमान स्थापित किए, सफलता और असफलता दोनों इसमें इंदिराज है, उसको पढ़ने से लगता है। परंतु मैं सदन का ध्यान हाल ही में नवंबर में जो देश के में भ्रष्टाचार नापने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसके ताजा रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। उसके चेयरपर्सन सभापति महोदय डेलिया फेरिया अमीनो, उन्होंने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इन राजस्थान, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इन राजस्थान की जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसमें एक माना पूरे उनके सर्वेक्षण के बाद ये माना कि 78%, 78% लोग ने पिछले 1 वर्ष में अपने काम के लिए रिश्वत दी। ये दुर्भाग्य है। उनमें से 58% व्यक्तियों को एक से ज़्यादा बार रिश्वत देनी पड़ी। और इनमें सभापति महोदय, उन्होंने आगे अपनी रिपोर्ट में लिखा है, सर्वाधिक अगर भ्रष्टाचार कहीं है तो पंजीयन विभाग में है, रजिस्ट्रेशन वाले विभाग में है, और उसके दूसरे नंबर पर आज जिस विभाग की हम चर्चा कर रहे हैं 33% करप्शन। मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है कि पुलिस विभाग में है। और सभापति महोदय, अभी समाचार पत्रों में एक गैर लाभकारी संगठन है सेंटर फॉर मीडिया स्टडी, मंत्री महोदय ने जरूर उन आंकड़ों को पढ़ा होगा। उन्होंने माना कि राजस्थान के अंदर सरकारी लोक सेवकों से जो काम होते हैं उनमें 75% व्यक्तियों को रिश्वत देनी पड़ती है। ये तस्वीर मेरी खींची हुई नहीं है, ये तस्वीर उन संस्थाओं की खींची हुई है जिन संस्थाओं ने पूरे सर्वेक्षण के बाद अपनी बात कही। अध्यक्ष महोदय, अभी इसी सितंबर महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसीबी की एंटी करप्शन ब्यूरो की समीक्षा की। 2 बातें उन्होंने कही जो उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में और दूसरे दिन समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई। पहली बात तो उन्होंने कही कि अब सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति, उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने कही
आईएएस से लेकर राजपत्रित अधिकारी जितने भी राजस्थान में है, वो अपनी संपत्ति का ऑनलाइन उसकी घोषणा करें, डिक्लेरेशन करें, और उसके बाद उसी दिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत करने के लिए एक टोल फ्री नंबर बोला गया, हेल्पलाइन का नंबर सार्वजनिक किया गया, व्हाट्सएप हेल्पलाइन की बात कही गई। मुख्यमंत्री जी की समीक्षा का बड़ा व्यापक असर हुआ। और सभापति महोदय, और क्योंकि मुझको भी लगा कि अब एसीबी दंतहीन और नख ही नहीं रहेगी, अब तो नौकरशाह को अपनी संपत्तियों का सार्वजनिकरण करना ही पड़ेगा। पर नतीजा क्या निकला? अध्यक्ष महोदय, इस बात का असर यह भी पड़ा कि राजस्थान पत्रिका के जो प्रधान संपादक है, लेखक भी है, चिंतक भी है, गुलाब जी कोठारी ने एक संपादकीय लिख दिया। उसका हेडिंग था मिली भगत की कुश्ती। उसमें उन्होंने लिखा कि पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि अफसरों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैं नहीं कह रहा, गुलाब जी कोठारी कह रहे हैं, स्थिति नियंत्रण के बाहर है। अशोक जी को मुक्त कंठ से बधाई, आपने अपराध शाखा को चेतावनी दी, एसीबी के भय के बिना अपराध रोकना संभव नहीं। उन्होंने आगे लिखा, परंतु राजस्थान के 19 अफसरों के खिलाफ न्यायालय में मुकदमे पहुंचे, सरकार ने वापस ले लिए। उन्होंने आगे लिखा, बजरी माफियों ने कितनों की जान ली, भू माफिया, मादक पदार्थों से जुड़ा माफिया, हथियार माफिया, सूदखोर माफिया, मानव तस्करी माफिया, खनन माफिया, दलालों की मंडी जैसे हालात चारों ओर दिखाई दे रही है। ऊर्जा विभाग में खरीद, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में खरीद, सार्वजनिक निर्माण विभाग के खरीद में तो आटे के नमक के बराबर भ्रष्टाचार है। मैं समझता हूं मंत्री जी, ये आलोचना नहीं, ये आलोचना कोई राजनीतिक दल करता तो शायद आपको तकलीफ होती। इस समालोचना की दृष्टि से आपको इसको निश्चित तौर पर देखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये सबको मालूम है, देश में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसको पीसी एक्ट कहते हैं, 1988 से लागू है। और इस पीसी एक्ट की सेक्शन 2 ये कहता है, कोई भी लोक सेवक जो किसी भी या कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकारी खजाने से वेतन लेता है, अगर किसी काम को करने या नहीं करने के लिए धन लेता है, प्रलोभन मांगता है, या धोखे से, मिथ्या से समय के लिए अपने किसी निजी व्यक्ति के माध्यम से कोई मूल्यवान आर्थिक लाभ लेता है, वो पीसी एक्ट के 1988 के सेक्शन 2 के अंदर अपराधी है। पीसी एक्ट बना, और उसी में मंत्री महोदय सेक्शन 6 के अंदर आप इन्होंने क्या कहा, भ्रष्टाचारों को न्यायालय में शीघ्र सजा मिले, डेजिग्नेटेड कोर्ट और स्पीडी ट्रायल की बात सेक्शन 6 ने में कही। और सेक्शन 19 में यह कहा कि भ्रष्टाचार में एजेंसी द्वारा पकड़े गए लोक सेवकों के विरुद्ध में अभियोजन स्वीकृति शीघ्र मिले। ये हमारे हिंदुस्तान के अपराध नियंत्रण के लिए बने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में लिखा है। और अध्यक्ष महोदय, सही भी है, सीआरपीसी के सेक्शन 197 में वो सारे प्रोसीजर को लेट डाउन किया है। अगर एक लोक सेवक के विरुद्ध में शिकायत मिलेगी, जांच होगी, और जांच के बाद अगर जांच अधिकारी ये सोचेगा कि अब इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, तो प्रोसिक्यूशन के लिए वो सीआरपीसी के सेक्शन 97 के अंदर सरकार के पास भेजेगा। और अध्यक्ष महोदय, ना स्पीडी ट्रायल है, ना समय पर अभियोजन स्वीकृति है। मैं निवेदन करूं, मेरे पास एक सूची है अध्यक्ष महोदय, सिर्फ राजपत्रित अधिकारी उन पर 37 मामले लंबित है अध्यक्ष महोदय, और 37 मामलों में 5 से 10 वर्ष से जो अभियोजन स्वीकृति के लिए लंबित है, मेरे पास सूची है प्रतिपक्ष के नेता, 5 से 10 वर्ष के लिए लंबित है 19 मामले, और इन 37 मामलों में 17 मामले रेड हैंडेड ट्रैप के हैं। पकड़े गए, पैसे लेते हुए हाथ धुलाए गए, लाल रंग पानी में आ गया, और उसके साथ ही उसमें 17 में जो रेड हैंडेड पकड़े गए, आज 11 लोग फील्ड में काम कर रहे हैं। हम किस प्रकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ेंगे? क्या होगा? राम तेरी गंगा मैली हो गई, इन भ्रष्टाचारियों का पाप धोते धोते पूरी मैली कर दी राजस्थान में। तो अध्यक्ष महोदय, कल भास्कर में आपने पढ़ा होगा, एडिशनल एसपी दुर्गा सिंह, इंस्पेक्टर राजू मीणा, नवनीत व्यास, सबके खिलाफ चार्जशीटेड लोग फील्ड में लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, ये मैं कुछ बानगी प्रस्तुत करके आगे बढ़ूंगा। 31/1/2021 को
इसी जनवरी को अभियोजन स्वीकृति के हेतु जो लंबित मामले हैं उसके बता रहा हूं। एक मामला है यूआईटी में 21/6/2013 को अजमेर यूआईटी में निशु कुमार अग्निहोत्री सचिव थे, पैसा मांग लिया, कोई गुनाह नहीं किया। अभियोजन स्वीकृति के लिए 3 साल बाद सरकार ने भेजी 1/9/2016 को, और आज 8 वर्ष उस मामले को हो गए, सरकार के पास लंबित है। इसी तरह का एक मामला 2012 में खनिज घोटाला हुआ और उसमें लगभग 9 लोगों के खिलाफ, अविनाश, कुलदीप, गाइड सिंह, अनिल खमेसरा, इन सबके खिलाफ पद का दुरुपयोग करते हुए जांच में प्रमाणित पाया गया और अभियोजन स्वीकृति के लिए 2012 के मामले में 18 में गई और आज अभियोजन स्वीकृति पर सरकार विराजी है। इसी तरह अध्यक्ष महोदय 2011 के अंदर एक मामला प्रहलाद लाल गुप्ता व कनिष्ठ अभियंता थे जैसलमेर में नगर परिषद में, और हाल में कहाँ काम कर रहे हैं, सहायक अभियंता रेगुलेशन खंड 2 RD 620 इंदिरा गांधी नहर, मुख्य नहर, छत्तीसगढ़ में। मतलब 2011 के अंदर पंजीबद्ध हुआ मामला और इसके अंदर 7/6/2018 को अभियोजन स्वीकृति के लिए भेजा गया। आज 7 वर्ष बीत गए। या अभियोजन स्वीकृति के लिए मना करें, जिस सक्षम अधिकारी के पास, जिस HOD के पास ये अभियोजन स्वीकृति है, या तो मना करें और या जारी करें। और ये निर्मला मीणा का केस तो आपने देखा समाचार पत्रों में, IS, कितना बड़ा घोटाला जोधपुर में हुआ, और आपने 2/11/2017 को उनके विरुद्ध में मामला पंजीकृत किया और 10/7/2018 को अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव रसद विभाग के प्रमुख शासन सचिव उसके ऊपर विराज गए। क्या हो रहा है सभापति महोदय? आदमी कुर्सी पर बैठता है, प्रस्तावों के ऊपर बैठता है। मैं समझता हूं इस प्रकार ये नरेंद्र कुमार थोरी जो वहां आयुक्त थे नगर परिषद टोंक में, 2014 में मामला दर्ज हुआ, आज तक अभियोजन स्वीकृति नहीं, और विभाग कहता है कि हमने अभियोजन स्वीकृति के लिए 12/7/2018 को भेज दिया। मैं समझता हूं सभा अध्यक्ष महोदय एक मामला 2015 का है, अनूप प्रकाश, में आगे इस मामले को पूरा खुलासा करूंगा क्या मामला हुआ था। जो उस वक्त वहाँ नगर विकास न्यास में सचिव थे, अब इंदिरा गांधी पंचायत राज विभाग में बड़े अधिकारी उपनिर्देशक है, इनके विरुद्ध में मामला दर्ज हुआ। इनके और दुर्गेश बिस्सा में 22/7/2015 का अभियोजन स्वीकृति के लिए मांग भेजे कागज 23/7/2018 का, और आज ये महाशय बिस्सा जी अब बीकानेर से जोधपुर यूआईटी में है, जिनके खिलाफ खुद इस विभाग कहता है कि भ्रष्टाचार का तांडव हो गया। आज वो फील्ड पोस्टिंग के अंदर बीकानेर से जोधपुर पहुंच गए। अध्यक्ष महोदय इन सारी बातों को अगर मैं देखूं तो लंबा समय लगेगा। कुल मिला के मैं सवाल करना चाहूंगा आपको, तो मैं ये सूची दे दूंगा मंत्री महोदय आपको। मुझे ये बताओ कि 37 राजपत्रित अधिकारी, इनमें 17 ट्रैप के केस में है, इनमें से 5 से 10 वर्ष के प्रकरण के लंबित है 19। आज इन मामलों के अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को हम कितना बचाने का काम करेंगे, ये आपकी वानगी है। मैं समझता हूं सभापति महोदय, ये जो प्रगति प्रतिवेदन आपने हमें दिया, प्रगति प्रतिवेदन में मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, प्रगति प्रतिवेदन मंत्री महोदय 2020 का आपका कागज पृष्ठ 18, आपने अभियोजन स्वीकृतियों के बारे में एक तालिका दी है। तालिका क्या दी आपने? 2018 में 452 अभियोजन स्वीकृति पेंडिंग थी आपके पास, और आपने वर्ष भर में 266 का निस्तारण कर दिया, बड़ा काम कर दिया। 2019 में आपके पास जो कुल मिला के जो थी, उनके अंदर थी आपके पास 436, उसमें 236, और 2020 में 446 एक वर्ष में आई, 466 और 222। यानी अध्यक्ष महोदय आज मैं अगर कहूं, प्रगति प्रतिवेदन का यह पृष्ठ इस बात को चीख कर कह रहा है कि इस विभाग के पास 31 दिसंबर 2020 में जो अभियोजन स्वीकृति अधिकृत जो डॉक्यूमेंट इन्होंने मुझे दिया, उसमें 244 है, और उनमें विलंब है 5 से 10 वर्ष का। क्या अर्थ रहा PC एक्ट के सेक्शन 19 को? धज्जियां उड़ा रहे हो आप। सेक्शन 19 में आपको कहा अभियोजन स्वीकृति कर दो, और आज
वो सब लोग जिनके विरुद्ध में अभियोजन स्वीकृति जारी हो जाती, पुलिस में, न्यायालय में चालान होता, जेल के सिंकचों में होते, आज सरकारी महकमे के बड़े बड़े पदों पर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर कारों में घूम रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये जो एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो में परिवाद आदमी वो दर्ज करता है जिसका किसी न किसी विभाग से कोई न कोई लेजिटिमेट काम हो। जब वो हिम्मत करके परिवाद दर्ज करता है तो उसको मन में ये बात आती है कि उसका जो काम है उसको तो भूल ही जाए, क्योंकि उसके सामने कुआं और खाई दोनों है। अगर वो काम करवाता है तो भ्रष्ट अधिकारी की मांग को पूरा करने के लिए उसके पास उतनी राशि नहीं। अगर वो शिकायत करता है तो अपने काम को भूल जाए। होना क्या चाहिए, परिवाद जो दर्ज हुआ उस परिवाद के पर शिकायत की जांच करके उसका निस्तारण होना चाहिए, उसको एफआईआर में तब्दील करना है या परिवाद को नस्तीबद्ध करना है। ये जो मैं आपका ध्यान फिर निवेदन करना चाहता हूं, प्रगति प्रतिवेदन पृष्ठ 15, मंत्री महोदय, परिवाद के बारे में आपने एक तालिका दी है। आपने खुद ने लिखा है 2020 के प्रारंभ में आपके पास 1287 परिवाद थे और वर्ष के दरमियान 287 परिवाद और आ गए। मैं नहीं कह रहा, आपका ये कह रही है। और उसमें आपके कुल मिला के 2020 के अंदर आपके पास जो परिवाद आ गए उनकी संख्या हो गई 1447। 1447 परिवाद आपके पास आए 2020 में, और निस्तारण कितने किए पूरे साल में? ये मैं नहीं कह रहा, ये तालिका है, तालिका में लिखा है सिर्फ 86। मतलब इससे बड़ा क्या हो सकता है? राजस्थान के अंदर 2020 में कुल मिला के 1447 लोग गए। मुझे शिकायत है फला अधिकारी मुझसे रिश्वत मांग रहा है, मेरे लेजिटिमेट काम को करना नहीं चाहता, आपके पास शिकायत कर दी और आप शिकायत पर भी विराज गए। आप सिर्फ उस निस्तारण करते हो 86 का। मैं समझता हूं इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। और इसी तरह 2019 में जीरो टॉलरेंस की बात कही आपने। आपने बजट में और जन घोषणा पत्र में क्या नहीं कहा? 1553 परिवाद आए और आपने 266 उसके अंदर निस्तारण किया, उसमें 163 तो आपने नस्तीबद्ध कर दिए। नस्तीबद्ध मतलब उनको तो चलो आपने कर दिया, पर ये रफ्तार देखिए आपके। अब अध्यक्ष महोदय, अगर परिवार के निस्तारण का उस व्यक्ति का काम तो होगा नहीं, सरकार को चाहिए परिवादी का जो शिकायत है उसके आधार पर उसका लेजिटिमेट काम है, जिस लोक सेवक के पास है उस काम की फाइल मंगाकर कोई ऐसी एजेंसी होनी चाहिए, उसका काम भी होना चाहिए और उसके साथ परिवाद का निस्तारण भी होना चाहिए, परंतु आप इसको कुछ करेंगे नहीं। अब इसी में आपके इसी प्रगति प्रतिवेदन में आपने एक प्रारंभिक जांच की एक तालिका दी है, वो दी है आपने पृष्ठ 16 में, और उसमें क्या लिखा है? आप ही के लिए बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, नहीं देखो आप किस अदा से मुझे देख रहे हैं। इनको जब से यह पता लगा है कि ये मुझे आंखें निकाल के देखते हैं तो मैं घबरा जाता हूं, डील्ड होता हूं। हमेशा इस बात को कोशिश करते हैं। आपके विस्तृत ज्ञान से बहुत प्रभावित हो रहे हैं वो। तो सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, परिवाद की जो स्थिति है मैंने बताई, आज 2020 के अंत तक 1331 परिवाद ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मेरे बारे में निस्तारण करो, पर कोई स्थायी मंत्री, गृह मंत्री हो, आप तो ऐसा ही हो। जरा नवाजी आपकी। अध्यक्ष महोदय, परिवाद के बाद प्रारंभिक जांच का जो आंकड़ा दिया है 2018 में 169, 2019 में 135 और 2020 में 128, मतलब कुल मिला के अगर तीनों सालों की प्रारंभिक जांच को मैं जोड़ूं तो आज 432 प्रारंभिक जांचें जीरो टॉलरेंस परिवाद आपने दर्ज किया। परिवाद के बाद में आप उस परिवाद को के बारे में प्रथम दृष्टया को चीज मानते हो, प्रारंभिक जांच के लिए कागज देते हो और उस कागज पर भी आप विराज जाते हो। अब आपके यहां अभियोग दर्ज हो गए। अध्यक्ष महोदय, अभियोगों की जो स्थिति है उसमें पृष्ठ 17 के अंदर एक तालिका इन्होंने दी है। उसमें क्या लिखते हैं? 2020 के प्रारंभ में 1694 अभियोग विचाराधीन थे और 2020 के दौरान, मैं नहीं कह रहा, इनके कागज है, 363 और अभियोग पंजीकृत हो गए और उसमें कुल मिला के 313 अभियोग ऐसे थे जिसमें अधिकारी ने, कर्मचारी ने रिश्वत मांगी।
16 अभियोग ऐसे थे जो आय से अधिक संपत्ति के थे और 34 उद्धक अभियोग थे आपके पद के दुरुपयोग के। मतलब आपके 2019 में 1694 अभियोग, 2020 में 1776 अभियोग। आपका निस्तारण क्या है? सक्षम न्यायालय में आगे आपने लिखा इसी तालिका में सक्षम न्यायालय में चलान कितना हुआ। उद्योग मंत्री जी आप तो वकील रहे हैं, 2019 में चलान हुआ 245 का, मतलब परिवार अभियोग दर्ज हुए 1694, आप चलान कर रहे हैं 245 का। 2020 में 1776 अभियोग दर्ज किया आपने खुद ने और चलान कर रहे हैं 239 का। मतलब आप सीधा ही छोड़ दो ना उनको भाई, सीधा ही कह दो राजस्थान में कोई भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? मतलब कुल मिला के टैप के जो मामले 2018 में थे 246, 2019 में 309 और 2020 में 313। मैं नहीं कह रहा ये हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी कहते हैं कि एसीबी ने बड़ा अच्छा काम किया। मैं कह रहा हूं एसीबी के काम की परिणति क्या ये सामने है। ट्रैप के मामले जिसमें रंगे हाथ पकड़े गए अधिकारी लोग गंगोत्री में गोता लगा रहे हैं भ्रष्टाचार की, और आप देख रहे हैं कि आपने चलान कितनों का किया। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय ये सारे आंकड़े ये कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारियों को, पहले बात उनके खिलाफ शिकायत दर्ज परिवाद लेना नहीं के आधार पर कार्रवाई नहीं करना चाहते, उनके प्रारंभिक जांच के आधार पर कार्रवाई नहीं करना चाहते। अभियोग अगर दर्ज हो गए तो अभियोग को सक्षम न्यायालय में आप चलान करना नहीं चाहते। इससे बुरी हालत कुछ नहीं हो सकती। ये बानगी है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर एसीबी ब्यूरो पर अकेले पर यह बहस नहीं होती तो एक आंकड़े यूं चले जाते। और आप प्रश्न 19 में आपने किताब दी मेरे को, मेरा कोई आंकड़ा नहीं है, उसमें आपने क्या लिखा है न्यायालय में कितने मामले लंबित हैं। 2020 के प्रारंभ में 3005 प्रकरण एसीबी के विभिन्न न्यायालयों में लंबित थे, आपका किताब कह रही है। 2020 के वर्ष के दौरान 198 प्रकरण और आ गए। इसी दरमियान 125 प्रकरण में न्यायालय ने निस्तारित कर दिए और सजा हुई मात्र 56 को। आप सजा का प्रतिशत भी देखो। और 19 प्रकरण ऐसे थे 2020 में किताब में लिखते, वो प्रकरण इतने पुराने थे न्यायालय में काल कलवित हो गए सभापति महोदय। वो भगवान के दरबार में वो न्याय करेगा, उन्होंने क्या किया नहीं किया, उनके न्यायालय में चले गए। 19 आदमी उसमें मृत्यु को प्राप्त कर गए। मतलब हो क्या रहा है मेरी समझ के परे की बात है। 2020 में 3203 मामलों में जो चल रहे हैं उसमें 125 मामले निर्णीत होते हैं, 125 सिर्फ। 2019 में 3288 में 283। मतलब हमारा प्रोसिक्यूशन विंग, आपकी अभियोजन के लिए जो विंग है उसमें कैसे लोगों को बैठा दिया। क्या जरूरत थी आपको? एक पूरी लिस्ट मंगवा लिया आपने डीसीसी से और ऐसे लोगों को बैठा दिया जिनको ये पता ही नहीं कि आरोप पत्र क्या होता है। मेरा आपसे निवेदन है कम से कम आप लगाओ, अपने अधिकारियों को लगाओ, अपने कार्यकर्ताओं को लगाओ। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता में असंतोष कोई बात नहीं, हर दल के साथ होता है, पर असंतोष को दबाने के लिए, आप भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हो। आज आपकी प्रोसिक्यूशन विंग इतनी कमजोर है कि न्यायालय में मामला चला गया, आप उसको, अभी दिगोच से आने वाले मान्य सदस्य बैठे, मतलब बहुत कम सवाल लगाते हैं पर सवाल बड़ा सटीक होता है। आपने 3 मार्च को एक सवाल लगाया इंस्पेक्टर जोधाराम गुर्जर का। आरोप था उन्होंने एक ठेकेदार से 15 लाख रुपए ले लिए अफीम के, और एक वो गैंगस्टर थे रणवीर जी, वहाँ वो चले गए गोवा में बीच के किनारे। अरे सभापति महोदय क्या बात है, और वहाँ फोटो वायरल हो गई वो। अब इनके खिलाफ पीसी एक्ट में एफआईआर नंबर 293/2014 न्यायालय में चलान हो गया और अभी मुकदमा चल रहा है। अब ये सारा मामला आया, इसी पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने पुलिस सेवा नियम 19(2) के तहत आपने उनको बर्खास्त कर दिया। अब आ गई कोई ना कोई बात ऊंची, मेरी निगाह जा रही है ऊंची बात कहां से निकल कर आई। बात निकली तो बहुत दूर तलक जाएगी। तो सभापति महोदय, उन्होंने एक होम कमिश्नर साहब के सामने सीसीए रूल 1958 के नियम 23 में अपील की, जिस वक्त सक्षम अधिकारी ने जिसको बर्खास्त कर दिया, अनुशासनिक अधिकारी ने, जिसमें कोर्ट में चलान चल रहा है। अब वो ये हो जाते हैं 30/12/2020 को गृह सचिव जी के सामने पहुंचते हैं, उधर से वो बात कहीं से आई कहीं निकल जाएगी, तू देखता रह जाएगा। तो उसी तर्ज पर सभापति महोदय, इसी 19 तारीख को
उनको उस पुराने आदेश को वापस कर दिया जाता है, तीनों स्टार लगा के जोधाराम जी फिर आगे। मैं समझता हूं पूरे जो रंगे हाथ रिश्वत लेते 15 लाख में पकड़ा गया, कोर्ट के अंदर जिसके खिलाफ चालान हो गया, आज ऐसे लोगों के साथ इस तरह की कार्रवाई निश्चित तौर पर आपको सोचना चाहिए। और मैं निवेदन करूं सभापति महोदय, ये एक बार की नहीं, अभी आपने मंत्री जी क्या लिखवाया इनसे, आपने प्रगति प्रतिवेदन के पृष्ठ 5 पर 2020 में महत्वपूर्ण कार्य की उपलब्धि ये लिखाया आपने, और आपने दस्तखत किए उस पर। उसमें जो आपका पृष्ठ 6 उसके 2 पॉइंट पर लिखा है कि आपने बड़ा एक काम किया। एक प्रमोद शर्मा है, सन ऑफ चतुर्भुज शर्मा, मालवीय नगर के, वो उप महानिरीक्षक भरतपुर के नाम से 5 लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए, और आपने FIR नंबर 99/2020 और उसमें 25/2020 को गिरफ्तार कर लिया, आपने उपलब्धि बता दी। मैं पूछना चाहता हूं इन्होंने क्या किया था। वर्ष पर्यंत जो एक व्यक्ति एक IG के नाम से रिश्वत लेता चला गया, जिसके इंटरोगेशन नोट के अंदर उस IG का नाम ले दिया, उसने कहा कि मैंने पैसा कहां से लिया, कहां पहुंचाया। आज 3 सितारों की गाड़ी के अंदर वो आपके IG साहब घूम रहे हैं, भरतपुर के तत्कालीन IG लक्ष्मण गौड़। किसको परिचय दे रहे हो, मेरे समझ के बाहर की बात है। आपने मंत्री जी 3 परिपत्र, वैसे तो बहुत परिपत्र है पर मेरे पास ज़्यादा मुझे मिले नहीं, मैं 3 परिपत्र का हवाला देता हूं। आपके वहां बैठे कोई लिखेगा नहीं, मेरे को मालूम है कि अपनी पकड़ नहीं ना, अपने स्थायी तो है नहीं, अपने तो ये जो विधानसभा आती है तो मेरा भाई एक ही है जो लच्छेदार बात से उत्तर दे देता है, इसलिए आपको पकड़ा देते हैं। उसके अलावा तो अपने यूं, तो इसलिए आपकी बात मैं बोलूंगा वो लिखेंगे नहीं, आपको बोलोगे वो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो यह परिपत्र है जो पुलिस महानिरीक्षक ने जारी किए 23/7/2003 को, 7 फरवरी 2005 को और 1 सितंबर 2010 को। इन तीनों परिपत्र में क्या लिखा, उन्होंने कहा कि जिस किसी भी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध में 16 सीसी की कार्रवाई हो, जिस किसी अधिकारी के विरुद्ध में कोई इस प्रकार का आरोप हो जिसमें वित्तीय अनियमितता की बात हो, जिस किसी अधिकारी के विरुद्ध में किसी सक्षम न्यायालय के अंदर कोई वाद पेंडिंग हो, उसको फील्ड पोस्टिंग नहीं देंगे। कि मैंने नहीं कहा, आपने कहा। अब ये मनीष अग्रवाल जी को आपने पकड़ा, ये पहले वहाँ बाड़मेर में थे, 3 महीनों में हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने हटा दिया, चार्जशीट हुई, आपने लगा दिया दौसा में। दौसा में क्या गुल खिलाया आपके सामने है। और अभी बात तो मैं क्या करूं, कल आपके साथ कौन उद्घाटन कर रहे थे परसों, ये JCTSL के MD का क्या हुआ, पर क्या कर रहे थे वो जो टोकरा गया, उस टोकरे के नीचे क्या, कैसे कहां जाते हैं ये टोकरे। ये राजस्थान का अवाम इस सवाल को खोज रहा है, ये टोकरा कहां से निकलकर कहां जाता है। और मैं निवेदन करूं, उदयपुर संभाग में क्या है, उदयपुर संभाग के अब जो IG है वो आपके यहाँ SP थे, कोटा में उन्होंने क्या किया, पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, चलान वाक नहीं हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जमानत खारिज की कि नहीं की, हाई कोर्ट ने जमानत खारिज की कि नहीं की, सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर वापिस आए। और भी 4 दिन पहले आप भी शायद उस दिन कोटा में, जिस दिन आपसे भी वो मिले, कोर्ट में पैसे से आए, कोर्ट बाद चल रहा है कोर्ट में, और IG उदयपुर आते हैं, उदयपुर IG कोर्ट में भ्रष्टाचार का आरोपी होते हैं, उदयपुर के संभाग के पुलिस बेड़े की अगुवाई कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और सभापति महोदय, कई बार ये शातिर जो बदमाश है, ये ACB का कंधा भी बड़े बेखूबी से इस्तेमाल करते हैं, और ACB इस्तेमाल भी होती है। जो प्रगति प्रतिवेदन में पृष्ठ 6 पर आपने एक अपराध संख्या 108/2020 का जिक्र किया है, और उसमें शिकायत क्या थी, मैं उसको देख रहा था अभी, इसमें क्या तीर मीर मार लिए। ये थी एक एडिशनल SP, उस पर एक आरोप लगाया कि उस एक परिवादी ने कि मेरे पर जो दर्ज मुकदमा है उसको रफा दफा करने के लिए SOG के तत्कालीन ADG के नाम से और 2 करोड़ रुपए मांगे, और उसके बाद ADG से उनको मिलाया भी। परिवाद की सत्यता क्या है क्या नहीं आप जांचो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर यह परिवादी कौन है, ये अपने लाल कोठी के इसी विधानसभा के पीछे जो कार्यालय है, यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी, उनके खिलाफ एक FIR 44/2020 ये उनके खिलाफ FIR थी। 108 करोड़ का गबन किया उस आदमी ने, राजस्थान की जनता को कहा कि आपको मैं 12, 13, 14% पर ब्याज दूंगा और आप 5 साल में आपकी रकम दुगुनी कर दूंगा। 108 करोड़ रुपए
लोगों को क्रेडिट कंपनी के खाते में आ गए, एक फर्जी क्रेडिट कंपनी बनाई और उसमें सारा ट्रांसफर करा लिया। मामला दर्ज हुआ। मुझे ये नहीं कहना कि परिवार का आप क्या करेंगे, पर इस प्रकार के अपराधी, आज ये मामला 6 महीने हो गए सभापति महोदय, वो अपराधी बड़े खुलेआम घूमता है, क्योंकि उसकी तो उस पर कोई जांच करेंगे नहीं, क्योंकि उसने तो एसीबी में बड़ा आरोप लगा दिया। और ये अभी जिसका जिक्र मैंने किया दुर्गेश बिस्सा जी का मामला क्या था, एक चकगर्वी चक है बीकानेर में, एक ही व्यक्ति के नाम 671 बीघा जमीन थी और सीलिंग सीमा में जमीन आ रही थी। तत्कालीन सब रजिस्ट्रार ने बुला के सीलिंग का नोटिस आने के बाद भी 7 लोगों के नाम रजिस्ट्री करा दी। और रजिस्ट्री कराने के बाद हुआ क्या सभापति महोदय, बंबई की फाइनेंस फर्म से को मॉर्गेज करके करोड़ों रुपए उठा लिए। 2014 में याद है सभापति महोदय, एक बंबई में NSEL घोटाला हुआ था 12,000 करोड़ का। उस घोटाले के अंदर इस जमीन के कागज भी मॉर्गेज थे, जांच चली तो बॉम्बे की जो इकोनॉमिक विंग है बॉम्बे पुलिस की, उसने जमीन को अटैच कर लिया। अब उसके बाद काम देखो आप, जो जमीन अटैच थी यूआईटी में बीकानेर में गोल्फ रिजोर्ट के नाम से 90 के लिए आवेदन किया, और अरुण प्रकाश जी जिनको आपने जांच के बाद कहा कि उनके प्रोसिक्यूशन नहीं देनी अपने को, आरोपी मान लिया, उन्होंने उसका आवेदन पत्र को स्वीकार कर लिया। अब उनका ट्रांसफर हो गया और उस पोस्ट पर आगे आपके ये बिस्सा जी, अरुण प्रकाश की जगह पर दुर्गेश बिस्सा जी अस्थायी चार्ज था, इन्होंने 90A मंजूर कर दी। 2015 में एफआईआर दर्ज हुई, 3 आरएस और 5 लोगों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति आज आपकी पेंडिंग है। इसलिए सभापति महोदय कि जितनी बात की जाए उतनी कम है। मैं कुछ सुझाव देकर अब जेल महकमे के लिए 5-4 बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। मेरा पहला तो ये सुझाव है कि आयोजन स्वीकृति के लिए राज्य स्तर पर एक कमेटी बननी चाहिए सीएस की अध्यक्षता में। आयोजन स्वीकृति कितने दिनों में तय करेंगे, हाँ या ना में, उस कमेटी को तय करना चाहिए। और सभापति महोदय, ये जो आईएएस आते हैं, ये दूसरे कैडर के जो आते हैं राजस्थान से बाहर से आते हैं, तब तो एक सूटकेस होता है और 10-15 साल बाद में ड्राइवर के नाम, नौकर के नाम, अथाह संपत्ति। मैं चाहूंगा मंत्री महोदय, इन बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए आपको एसीबी में ऐसी विंग बनानी चाहिए, इनके रिश्तेदारों के अकाउंट्स पर और सब पर निगाह रहे, ताकि ये बात भी सामने आए। और सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने ये जो डिजिटल वॉइस लॉगर, अच्छा है आपने बजट में कहा है, पर ये डिजिटल वॉइस लॉगर आप किस किस के लगाओगे, कोई बचेगा हम में से? जरा ध्यान रखना, इसका दुरुपयोग करने की आपकी आदत है। सभापति महोदय, मैं जेल के लिए कुछ बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं सबसे पहले एडीजी जेल को बधाई देना चाहूंगा, जुम्मेवारी से बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि देश के अंदर केंद्रीय कारागार अधिनियम 1894 में बना हुआ है, 127 साल पुराना। अभी उन्होंने उसके सेक्शन 10 और 27 में एक संशोधन किया है और सामाजिक समरसता का संदेश गया है। अंग्रेजों के समय में जो शरण जाति का कैदी था वो तो खाना बनाएगा, और जो निम्न जाति का कैदी चला गया वो सफाई का काम करेगा, शौचालय साफ करने का काम करेगा। मैं समझता हूं इस विसंगति को दूर करने का जो काम किया उसके लिए मैं प्रशंसा करता हूं। और अध्यक्ष महोदय, एक जो संशोधन हुआ था, हमारा दुर्भाग्य क्या है, ये जो बात आपने कही है कि ये बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए आपने धन्यवाद भी दिया सरकार को। असल में ये काम हुआ है, राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और पत्र लिख करके ये तीनों बिंदु उसमें लिखे और उसके अनुसार फिर ये काम किया गया है। तो इसलिए असल में धन्यवाद के पात्र तो राहुल गांधी। सभापति महोदय, वास्तव में इन्होंने मेरी चिंता मुक्त कर दी है मुझे। मैं सोच रहा था कि राजस्थान की सरकार के मुखिया में और राजस्थान के तदर्थ गृह मंत्री में इतनी अक्ल हो नहीं सकती, ये संशोधन लगा नहीं सकता। और मैं चाहूंगा कि मेरा ये धन्यवाद और कोई पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे, याद करो वो पुरानी बातें आप ही पहुंचा देना, आपकी बहुत अच्छी जानकारी है, कम कह तो देना, एक 6 फुट 2 इंच का छोटा सा आदमी ने आपको धन्यवाद दिया है। तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा जेल मैनुअल 1955 का। सभापति महोदय, ये जब इन्होंने मेरे को याद दिलाने की बात कही है तो मैं सारी बातें याद करा दूं। आप और हम साथ साथ गए थे, कहाँ कहाँ गए थे, किस किस से मिले थे, क्या करने गए थे, वो भी बताऊं।
प्लीज प्लीज हाँ, शांति मैंने रखें। वैक्सीन लगाया। हाँ, जन्मदिन की मैंने बधाई दी। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें माननीय सदस्य। मतलब मैं कह रहा था 1955 का जेल मैनुअल से हमारी जेलों का प्रशासन चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज जेलों की हालत क्या है? 2015 में जो हमारा जो ये आपका कारागार अधिनियम 1894 में इसकी धारा 42 में इसलिए आपको एक संशोधन करना पड़ा कि जेल में प्रतिबंधित चीजें मोबाइल इनका आना जाना लगातार रहता है। और इसके लिए आज हो क्या रहा है? सभापति महोदय, आप जिस शेखावाटी से आते हैं, आज जेल में अपराधी अपनी गैंग का संचालन बेखूबी से कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज राजस्थान की जेलें अपराधियों की ऐशगाह हो गई। ये इसलिए कह रहा हूं सभापति महोदय, अभी जब सदन चल रहा था 28 फरवरी को, राजस्थान पत्रिका के फ्रंट पेज पर 2 फोटो प्रकाशित हुई। एक फोटो थी, एक तरफ दर्जनों हत्या के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई की, वो बोल रहे थे अजमेर सिक्योरिटी जेल से, और वो बात कर रहे थे भरतपुर की जेल में बंद विक्रम उर्फ लादेन से। वीडियो कॉलिंग बात हो रही है, कोई लोक टोक नहीं। और इसी 12 अक्टूबर को जो इस आपके लॉरेंस बिश्नोई ने अपने पोस्ट पर जो लिखा, जो आज भी है, उन्होंने क्या पोस्ट, फेस अकाउंट पर क्या पोस्ट डालते हैं? नई जंग की शुरुआत है, जो हमारे साथ नहीं वह ध्यान रखें। अब जंग में कोई सुरक्षित नहीं, कोई जायज हो या नहीं हो, आज से सड़कों पर खून नहीं सूखेगा। जंग के नियम बदल गए हैं, नए नियमों में जो जहां मिले डैश 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 डैश। क्या है? इतने कुख्यात अपराधी फेसबुक पर अपने अकाउंट से इस प्रकार की करते हैं। और इसी अपराधी ने जेल में रहते हुए अपने फेसबुक अकाउंट्स में कहा, पंजाब के कांग्रेस के नेता गुरलाल की जो हत्या हुई, उस हत्या को स्वीकार किया। मैंने गुरलाल को समझाया था कि हमारे बीच में मता अंजाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने इस बात के लिए जिम्मेवारी ली। और यही वो लोग व्यक्ति है जिसने गंगानगर के अंदर जॉर्डन जो जिम चलाता था, उसकी सरेआम हत्या के में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके कहा ये लॉरेंस गैंग के इशारे पर हुई है। अभी राजगढ़ में प्रदीप स्वामी की जो हत्या हुई, उसके अंदर जो नेहरा गैंग ने हत्या की, उसके पीछे की कहानी भी इसी प्रकार की घूम रही है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार जेलें कहां जाएगी। मैंने मंत्री महोदय बैठे हैं भरतपुर के अंदर, आपने अखबार पढ़े होंगे, वो जो एक भरतपुर के अंदर हिमांशु सोलंकी जो शार्प शूटर था, सभापति महोदय उसको मोबाइल की सुविधा दे दी। मोबाइल के अंदर उसने जितना पैसा मांगा आधा दे दिया, आधा पैसा नहीं दिया तो जेल के स्टूडेंट साहब को नगावर गुजरे, उन्होंने जूते लगाए। बात बाहर निकली, तत्कालीन एसपी ने उसकी जांच करवाई मिस्टर कपूर ने, और जांच के बाद में जब वो मोबाइल पकड़े, एक मोबाइल से 2 मोबाइल पकड़े उनके पास, एक मोबाइल से एक दिन में 200 कॉल बार अपराधियों। हालत ये है, क्या हालत बना दी। और उसके बाद जांच प्रमाणित होने के बाद भी अब एक और जांच होनी है, इसकी एक ठंडे बस्ते में डाल दिया। आप किस प्रकार जेल प्रशासन चला रहे हैं। और अभी तो अध्यक्ष महोदय, पहले किसी अपराधी को जेल में इसलिए डाला जाता था कि गवाहों को नहीं धमकाएगा, जमानत भी नहीं मिलती थी। रावसर में क्या हुआ, नौर की जेल में रावसर के चेयरमैन की हत्या करने वाले उस हत्यारे ने नौर की जेल से गवाहों को धमकाया, गवाहों ने शिकायत की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एडीजी को एक बार फिर, उन्होंने यहां से एक टीम भेजी संजीव बाबल डीवाईएसपी के नेतृत्व में। वो जब आकस्मिक निरीक्षण किया, उन्होंने ठाट बाट देखे उसने कहा तो बाहर भी नहीं हो सकता ऐसे ठाट बाट। तो 12 मोबाइल मिले उनके से। और अभी आपने ऑपरेशन फ्लैश आउट चलाया है, अभी फरवरी में भी खत्म हुआ है। 70 मोबाइल, 44 सिम, गांजा, चरस, मादक। मैं समझता हूं आवश्यकता आज इस बात की है कि 2006 का जो मॉडल एक्ट आपको जेल मैनुअल बना के भेजा है केंद्र सरकार ने, उस पर जरा निगाह डालो आप। अध्यक्ष महोदय, आज जेलों की हालत बहुत खराब आप करें प्लीज। मैं खत्म कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जेलों में जो क्षमता है उस क्षमता से 40% ज्यादा कैदी है। 13,500 की जगह 22,400 है। और उसमें सबसे बड़ी बुरी बात है अध्यक्ष महोदय, मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, ये सजायाफ्ता कैदी और अंडर ट्रायल कैदी, इन दोनों को एक साथ रखते हैं। सजायाफ्ता कैदी, उसमें कन्विक्टेड ओवरसीयर जो बनाते हैं वो दुधारी गाय जेल प्रशासन की। ये अंडर ट्रायल को परेशान करते हैं, जब तक उसके परिजन पैसा नहीं देते तब तक ये खेल चलता रहता है। मैं समझता हूं कि कोई न कोई इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित तौर पर होनी चाहिए। और अभी
मेड़ता के अंदर तो एक सजायाफ्ता कैदी, उसने पैसा नहीं दिया तो नाखून खींच ली उसके, अखबारों में सब सारी चीज आई। मैं इससे इस तरह की बात है। और टोंक में तो कहना ही क्या, टोंक के अंदर जब ये बात चली, कलेक्टर ने एसीओ जिला परिषद से जांच कराई, जांच में प्रमाणित हो गया, अध्यक्ष महोदय, पे एटीएम मोबाइल ऐप, उससे बैंक अकाउंट में सीधा पैसा दो, फिर उसके बाद मुलाकात संभव, सीधा पैसा बैंक अकाउंट का, ये मोबाइल के पेटीएम से इसमें। और उसके बाद में जब ये जांच प्रमाणित होगी तो एक कमेटी और बना के इन्होंने बात खत्म कर ली। अंत में मैं ये कहूँगा अध्यक्ष महोदय कि हमारी जेलें राजशाही के समय की है। आज जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, गंगानगर, अलवर, नागौर, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़, इनकी जेलें सारी की सारी शहर के बीच में आ गई। अब शहर के चारों तरफ भवन बन गए। आज जयपुर की जेलों को ऊपर खड़ा होकर अगर मोबाइल फेंके तो जेल के अंदर जाए। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इन जेलों के भवनों को नया बनाने के लिए पुराने भवनों को बेचे और इस बात की पूरी करे, तब ये काम चलेगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं ये बात जरूर कहूँगा कि जेल की सुरक्षा के चक्र बढ़ाने चाहिए। भीनमाल में क्या हुआ, 16 फरवरी को रात को ही पहुंच गए, धड़ उसको बुलाओ अंदर से, तो किसी तरह से बच गया, वरना जेल तोड़ देते अपराधी। ये पपला जब से पुलिस की गिरफ्त में फरार हुआ है, और मैं एक बात का धन्यवाद फिर देना चाहूंगा, पपला एक बार फिर फरार हो जाता, पुलिस की मुस्तैदी से उसको फरार होने से बचाया। और अभी ये जो आरएससी के कमल ने और एक महिला वसुंधरा चौहान ने जो कहा, वो लुक्का को पकड़ के ले जाते, वो पार्वती नदी पर वो रोक के और छिड़क दी, मिर्चें डाल दी, पर बहादुरी से उन्होंने काम किया। इसलिए मेरी मांग है कि नए जेल मैनुअल को नए सिरे से बनाओ, जेल को आबादी के बाहर हस्तांतरित करो, जेल की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करो, और मोबाइल टेलीफोन नहीं जाए। जैमर चले थे 2010-11 में 2G के, और उसके बाद 3G आ गया, 3G के बाद में 2018 में 4G आ गया। ये जैमर क्यों नहीं लगते सभापति महोदय, इस प्रकार के जिससे बात नहीं हो। बॉडी स्कैनर और जो बैक स्कैनर जो लगे हुए हैं एयरपोर्ट पर, वो हर जेल में क्यों नहीं लगते, इस बात का प्रबंध करो। और मैं समझता हूं जेलों को जिस प्रकार ऐसा बनाया गया है, ये दुर्भाग्यजनक है सभापति महोदय और मंत्री महोदय। मैं चाहूंगा कि आप कुछ करें नहीं करें, ऑफिसर गैलरी के जो बात सुन रहे हैं, मैंने जो बातें कही प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर कही, मैंने जो बातें कही, मेरा एक भी दृष्टांत अगर गलत हो तो आप मुझे जरूर कहना। बहुत बहुत धन्यवाद।